हे एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ स्टार्ट करने से पहले, ये लेक्चर के एंड तक जब आप ये पूरा लेक्चर देखोगे यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया कि ये दोनों चीज़ें है क्या, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है। सो 4 मेन पॉइंट्स है जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो पहली बात तो है कि व्हाट इज़ एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बोलते क्या है, होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हमेशा इंटरव्यूअर आपसे पूछता ही ये दोनों चीज़ें। कभी भी आप इंटरव्यू में बैठोगे, कुछ भी आपने कोड लिखा हो, आधा कोड लिखा हो, पूरा कोड लिखा हो, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा इसका मेरे को अप्रोच बता, एंड अप्रोच के बाद फॉर श्योर पूछेगा इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता। तो ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमेशा इंटरव्यूअर इस पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन योर कोड, वो मैं समझाऊंगा। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। मतलब अगर आपने सुनोगा बिग ओ नोटेशन है, ऐसे और भी बहुत सारे नोटेशन हैं, तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस होते क्या, वो मैं समझाऊंगा। एंड चौथा सबसे मेन पॉइंट है रूल्स टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये याद रखना, ये जो रूल मैं आपको बताऊंगा, जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, ये सब में सेम रूल अप्लाई होगा। एंड इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे, बेझिझक आराम से आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलना शुरू हो जाएगा। सो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। सो पहले दिमाग में अगर ये चीज़ अगर आता है आपके दिमाग में कि टाइम टेकन टू रन द कोड, या टाइम टेकन बाय द कोड, कितना मतलब उस कोड को रन होने में कितना टाइम लगा, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। लेट सपोज अगर आप बोलते हो कि कुछ एक कोड लिखा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मान के चलो 4 लाइन नहीं है, मान के चलो 500 लाइन का आपने कुछ कोड लिखा है, ठीक है। अब ये 500 लाइन आपने लिखा, अब मैं आप बोलता हूँ कि इस कोड को रन होने में 5 सेकंड लगा, तो क्या ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं। सो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, कभी भी आपको से कोई चीज़ पूछे या कोई भी बंदा पूछे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कभी भी मत बोलना टाइम टेकन टू रन द कोड, वो कभी भी मत बोलना, ये गलत डेफिनेशन है। सो अब बात आती है, अगर ये गलत डेफिनेशन है तो असली में सही डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो मैं बताता हूँ ये गलत डेफिनेशन है क्यों, मैं वो समझाता हूँ। चलो ये 500 लाइन का कोड है, अब हाइपोथेटिकली मान के चलो आप अमीर हो सकते हो, ठीक है। सो आपके पास ना एक मैक का या एप्पल का कोई लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड ये 500 लाइन आपने इसके अंदर लिखी। अब हो सकता है ये 500 लाइन को रन होने में आपने रन किया तो 5 सेकंड में रन हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब ये सेम कोड कोई दूसरा बंदा भी तो रन कर सकता है। अब मान के चलो वो थोड़ा है, उसके पास कुछ डुअल पेंटियम है, ठीक है, डुअल पेंटियम CPU है, एंड विंडोज 7 पे रन कर रहा है। अब ये सेम 500 लाइन का कोड कंपलसरी तो है नहीं कि 5 सेकंड में रन हो सकता है उसमें कुछ 15 सेकंड लग जाए। अब अगर उसके अंदर 15 सेकंड लग रहा है, आप बोलोगे कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि दोनों में अलग अलग हो रहा है, और ऐसे तो बहुत सारे लैपटॉप्स है, बहुत सारे वो है, और ऐसा तो है नहीं कि जो भी आपने कोड लिखा है इंटरव्यूअर स्टॉप वॉच लगा के बैठेगा, हाँ भाई तू एक बार कोड रन कर, मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ, जैसे आपका कोड खत्म मैं स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा, भाई तेरा कोड को रन होने को 2 सेकंड लगा। ऐसा कभी तो करेगा नहीं यार, है ना। तो क्योंकि डिपेंड भी करता है सर्वर, अगर सर्वर ही थोड़ा स्लो हो तो आपके कोड को ज़्यादा टाइम लग सकता है, सर्वर फास्ट हो तो ठीक है ज़्यादा लग गया। तो इट इज़ एक्चुअली नेवर कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ समथिंग टाइम टेकन, वो कभी भी नहीं है। सो अगर ये कभी सेकंड्स के रिलेटेड नहीं होता तो एक्चुअली में डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन में ऐसा कुछ कह सकता हूँ, डेफिनेशन इज समथिंग, सो मैं कह सकता हूँ कि अ रेट ऑफ इंक्रीज इन टाइम, जो टाइम का जो बेसिकली जो रेट ऑफ इंक्रीज है, टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है उसका जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, इसको आप कहोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात आती है क्या ये इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, वही सेम कोड लेके चलते हैं। 500 लाइन आपने लिखा है, चलो 500 लाइन, अब ये 500 लाइन ना मैं दोनों में एक बार रन करता हूँ, ठीक है। मैं कैसे सिंपल एक ग्राफ बनाता हूँ, मैंने एक ऐसे कुछ ग्राफ बनाया है, एंड मैंने यहाँ पे बोला है ये जो है वो इनपुट है, कितना इनपुट मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ, और ये है टाइम, मैं उसको कितना टाइम सप्लाई कर रहा हूँ। एंड ये ग्राफ मान के चलो कुछ मैक OS का है, ठीक है, मैक OS या डुअल कुछ अच्छा CPU है। एंड लेट सपोज मैंने एक और लिया है, एंड ये कुछ इंटेल या डुअल पेंटियम वाला है, बहुत ही पुराना CPU है, एंड इसका भी मैं कह सकता हूँ ये कुछ टाइम के रिलेटेड है, एंड ये मेरा इनपुट साइज़ के रिलेटेड है, ठीक है। अब
500 लाइन का कोड है। अब बात आती है इनपुट साइज़ का मतलब क्या हुआ। ऐसा जैसे मान के चलो आपका कुछ कोड है एंड ये कुछ एक लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एक लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, हो सकता है ना लिस्ट की साइज़ 5 एलिमेंट हो, 500 एलिमेंट हो, 5 लाख एलिमेंट हो, 5 करोड़ एलिमेंट हो। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं उसको 5 करोड़ एलिमेंट दूंगा सब में सेम टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं ना, टाइम तो डिफर करेगा। तो अगर मैं मैक ओएस के रिलेटेड कुछ टाइम बनाऊँ या ग्राफ बनाऊँ, लेट सपोज मैंने कुछ 500 का इनपुट दिया कि भाई हाँ भाई 500 एलिमेंट्स ही है, तो ठीक है, उसको 1 सेकंड में उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, हो सकता है, ऐसे हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ 1000 इनपुट दिया या उसने 2 सेकंड में करके दे दिया, 2 सेकंड में करके दे दिया। ठीक है, अगर मैं और देता हूँ भाई उसने 3 सेकंड में करके दे दिया, और देता हूँ 4 सेकंड में करके दे दिया, तो कहना ही से भाई 1500 2000 इनपुट के लिए उसने 4 सेकंड ही लगाए, 4 सेकंड में उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्या ये सेम केस रहेगा आपके डुअल पेंटियम के लिए? नहीं। अगर मैं हाइपोथेटिकली मान के चलो 500 का इनपुट दूँ, हो सकता है 500 इनपुट के लिए डुअल पेंटियम को 2 सेकंड लग जाए। यहाँ पे देखो 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड लग जाए, माइट बी पॉसिबल। एंड अगर मैं और इनपुट दे दूँ और 4 सेकंड लग जाए, देख होता है ना, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भाई इनपुट उसका CPU स्लो है, मतलब प्रोसेसिंग पावर इतनी है नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ जो देख रहे हो, एक रेट मिल गया मेरे को, ये रेट ऑफ इंक्रीज, इसको आप कुछ भी एंगल बोलो, थीटा एंगल बोलो, इसको एक्चुअली हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रेट ऑफ इंक्रीज। तो मेरे को रेट बता, मेरे को आइडिया लग जाएगा कि अगर हाँ भाई इसका कुछ ये रेट है, ये रेट का मतलब लेट सपोज मैं बोलता हूँ 3n। भाई n क्या होता है? n मतलब कितना इनपुट है। तो इसको देख के मैं इतना कह सकता हूँ 3 × n, इसको मैं देख के इतना कह सकता हूँ हाँ भाई अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा मेरा रेट इंक्रीज होता रहेगा। इतना मेरे को आइडिया लग गया। सो ये जो रेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगला पार्ट देखते हैं। फिर मैंने बोला था कि अगर सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेट नहीं करते तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली नोन एज बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन हम कहते हैं। एंड बिग ओ नोटेशन एक्चुअली डिफाइन किया दिखते कैसे। सो बेसिकली यू नीड टू मेक एन ओ के अंदर आपका ब्रैकेट होगा, एंड ब्रैकेट के अंदर यू नीड टू टेल योर टाइम टेकन, या बेसिकली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहता है। सो अब बात आती है, ठीक है, ओ के टर्म्स में मेरे को बताना है, बट क्या लिखे इसके अंदर, लिखे क्या वो मैं समझाता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मेरे को लूप चलाना है, एन टाइम चलाना है। ठीक है, मैं एन टाइम्स नहीं कह रहा, मैं बोलता हूँ 5 बार चलाना है। ठीक है, चलो तो मैं लिख सकता हूँ विच इज़ फॉर आई इन रेंज, मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, 1 से लेके लेट सपोज 6 लिखूँगा तो तभी 5 तक जाएगा, राइट। एंड हर एक के अंदर, इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, प्रिंट लिख रहा हूँ। प्रिंट क्या लिखे, मैं अपना नाम लिख दूँ, अनिरुद्ध। ओके, प्रिंट मैंने अनिरुद्ध लिख दिया। ठीक है, वेल एंड गुड। अब बात आती है, ये एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है, एंड मैं आपको बताऊंगा कि चलो मेरे को इसका बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ऐसी चीज़ बोलो कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, यू नीड टू टेल मी। अगर बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या मतलब, एक भी छोटी सी जो भी चीज़ होता है ना उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। पहला ऑपरेशन आपके दिमाग में ऐसा कुछ आएगा कि ये जो आई है सबसे पहले उसको वैल्यू 1 असाइन होगी। ये आपके दिमाग में आया, जो सबसे पहले आई है उसकी वैल्यू क्या असाइन होगी, 1। ये एक ऑपरेशन हुआ। नेक्स्ट मैं ऐसा कुछ चेक करूँगा कि पहली बात तो जो 1 हुआ, क्या 1 लेस देन 6 है? हाँ भाई 1 लेस देन 6 है। पहली बात तो मैं ये भी चेक करूँगा, मतलब आई लेस देन 6 है, ये भी चेक करूँगा। अगर आई लेस देन 6 है तो कहना ही से प्रिंट अनिरुद्ध करे। हाँ भाई प्रिंट अनिरुद्ध करे, तो कहना ही से ये भी एक ऑपरेशन हुआ। परफेक्ट। अब अनिरुद्ध प्रिंट होने के बाद ऊपर जाऊँगा, जैसे मैं ऊपर गया आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगी, +1, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। परफेक्ट, क्योंकि लूप चलाया है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर वापस चेक करेगा क्या 2 लेस देन 6 है, हाँ भाई 2 लेस देन 6 है, वापस अनिरुद्ध प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू जो है वो 2 की जगह 3 हो जाएगी। वापस चेक करेगा 3 लेस देन 6 है, हाँ भाई है, प्रिंट अनिरुद्ध हो जाएगा। फिर 4, एंड जैसे एक बार 5 हुआ, लेट्स सपोज 5, प्रिंट अनिरुद्ध कर दिया, 5 हो गया। ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 6, क्या आई 6 लेस देन 6 है? नहीं। वहाँ पे जाके आपका लूप बंद हो जाएगा। और वहाँ पे जाके अगर आपका लूप बंद हुआ, इफ़ आई टॉक अबाउट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हुई, क्या कितने स्टेप्स कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट करें ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं आई को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, वो तो मैं करता रहूँगा, उसको इग्नोर करो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मैंने चेक किया कि आई लेस देन 6 है या नहीं, मैंने एक चेक किया। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हुआ। ठीक है, फिर मैंने वापस प्रिंट किया, ये एक और ऑपरेशन हुआ। ये वापस ऊपर जाएगा, आई को पहले +1 कर देगा, मैं कह दूँ एक और ऑपरेशन हुआ। एंड ये एक पूरा लूप चला। कहने से वापस वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन 6 है,
ये एक बार हुआ, चलो वापस एक बार, क्या टू प्रिंट कर देगा, हाँ भाई प्रिंट कर देगा, एक और ऑपरेशन, फिर वापस ऊपर जाएगा, आई को प्लस कर देगा, कहने से एक और ऑपरेशन। तो ऐसे ये कितनी बार चलेगा, या लूप 5 बार चल रहा है, लूप 5 बार चल रहा है, इसका मतलब ये 3 ऑपरेशन कितनी बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, परफेक्ट। और अगर ये 5 बार ऐसे चलेंगे, टोटल कितना हुआ, 15 ऑपरेशंस हुए, कहने से यस, टोटल कितने ऑपरेशंस हुए, 15 ऑपरेशंस हुए। तो आई कैन से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई डेट इज़ 15। एंड यूजुअली बस बता रहा हूँ, ऐसे वैसे हम डिनोट नहीं करते, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, ऐसे यूजुअली हम डिनोट नहीं करते। एंड इसको करने के लिए 3 रूल्स मैंने आपको जो बोले थे, जो मेरे को रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला रूल है, पहला रूल ये है कि ऑलवेज कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस, हमेशा वर्स्ट केस लेके चलो। अब ये क्या है समझाऊंगा, टेंशन ना लो। दूसरा है अवॉइड द कांस्टेंट वैल्यूज, ये आपको करना है। तीसरा ऑप्शन ये, तीसरा ये है अवॉइड या इग्नोर या रिमूव लोअर, मेरा अगर स्क्रीन दिख रहा है आपको, लोअर बाउंड, अवॉइड लोअर बाउंड। ये 3 आपको रूल फॉलो करने हैं। अब ये 3 रूल क्या है मैं बताऊंगा, उसके टेंशन ना लो। पर बात आती है 15, चलो 15 तो आ गया, पर ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है। अगर इफ़ आई टोल्ड यू ये लूप को ना n तक चलाओ, n तक, तो कहने से मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 6 इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 से लेके n तक जाने, तो मैं इधर n+1 लिख दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। नाउ इफ़ आई टेल यू, मेरे को बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब मेरे को पता है एक प्रोसेस में क्या चीज़ें हो रही है, 3 चीज़ें हो रही है, कंपेयर, प्रिंट, प्लस, ये एक लूप हुआ। दूसरी लूप में क्या हो रहा है, कंपेयर, प्रिंट, प्लस। तो मैं कह सकता हूँ हर एक पे 3 हो रहे हैं, कैन आई से दिस। और अगर ये 5 बार रन हुआ था, 5 बार रन हुआ था, तो 5 में हर एक ऑपरेशन में कितनी बार हो रही थी, 3 ऑपरेशन हो रहे थे, तो 15 आया। अब मैं बोलता हूँ n टाइम्स रन करो। अब अगर n टाइम्स रन करना हो तो क्या होगा, n × 3 हो जाएगा, हर एक ऑपरेशन में 3 बार, तो आपका आउटपुट क्या होगा, विच इज़ 3n। तो कैन आई से माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट एक्चुअली 15 बट इट इज़ एक्चुअली 3n, वेयर n डिनोट ऐसा करता है कि कितना इनपुट। तो बंदा क्या करेगा भाई, वो सोच लेगा भाई n की वैल्यू अगर 100 है तो इसका मतलब अराउंड अबाउट 300 ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब उसको आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरा जो इंक्रीज़ है, मेरे को आइडिया लग गया, हाँ भाई कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आता है आपके पहले रूल पे कि ऑलवेज कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस। अभी पहली बात होता है कितने ऐसे केस है, 3 केस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। एंड फिर यू आस्किंग मी हमेशा वर्स्ट केस ही क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात उसको समझाने से पहले यहाँ पे देखो एक सिंपल सा कोड लिखा है। अब यहाँ पे क्या है कि एज की वैल्यू है, कुछ भी एज की वैल्यू हो सकती है, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, इट कैन बी 1, 100, 50, 20 जो भी आपको लिखने लिखो। एंड बहुत ही सिंपल से मैंने बोला कि अगर एज की वैल्यू 80 से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन या सीनियर सुपर सीनियर, ऐसे मैंने सैम्पल से लिखा हुआ है। एंड 60 के 80 के बीच में तो सीनियर है, 24 और 60 के बीच में तो मैंने बोल दिया वर्किंग प्रोफेशनल है। एंड 16 से लेकर 24 के बीच में तो टीन है। एंड अगर मैंने बोला 16 के नीचे तो बेबी, आई नो ऐसे मैंने रैंडमली लिखा है, बट उस पर बात नहीं करते। अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका जो एक बहुत ही सिंपल सा कोड है, इसका मैं बोलता हूँ इसका बेस्ट केस निकाल लो। ऐसा क्या एज की वैल्यू मैं दूँ कि इसको बहुत ही कम टाइम लगे रन होने को, या मिनिमम ऑपरेशंस हो। तो हम यहाँ क्या बोलोगे, या तू क्या कर, एज की वैल्यू ना 90 दे दे। अगर मैं एज की वैल्यू 90 देता हूँ, कितने ऑपरेशंस हुए, पहली बार तो चेक किया क्या 90 से बड़ा है, ये एक ऑपरेशन, हाँ भाई 80 से बड़ा है, अगर 80 से बड़ा है प्रिंट कर देगा, ये कितने ऑपरेशंस हुए, 1, 2, तो टोटल ऑपरेशन कितने हुए, ओनली 2 ऑपरेशंस। तो कैन आई से दिस इज़ माई द बेस्ट केस, यस। तो कितने ऑपरेशंस हुए बेस्ट केस के अंदर, भाई 2 ऑपरेशंस हुए। नाउ इफ़ आई आस्क यू वर्स्ट केस, ऐसा कौन सा इनपुट दूँ मैं, एज की क्या ऐसी क्या वैल्यू दूँ जब बहुत ज़्यादा टाइम ले। अरे कॉमन सेंस है यार, मेरे को एकदम एंड तक जाना है। तो कहने से तू क्या काम कर, एज की वैल्यू तू दे दे 10 दे दे। स्टार्ट करते हैं, यू नीड टू चेक करते हैं कितनी टोटल ऑपरेशंस हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, मैं कह रहा हूँ पहले उसने चेक किया 80 से बड़ा है, ये एक ऑपरेशन। नेक्स्ट उसने वापस चेक किया कि 60 to 80 के बीच में, ये दूसरा ऑपरेशन। नेक्स्ट वापस उसने चेक किया कि 24 to 60 के बीच में, ये तीसरा ऑपरेशन। उसने वापस चेक किया 16 से 24 के बीच में, नहीं है, एक और ऑपरेशन। एंड उसने वापस देखा कि ये सारे ऑपरेशंस नहीं हुए, किस में जाएगा, एल्स पार्ट में। और अगर एल्स पार्ट में क्या, प्रिंट कर देगा। एंड प्रिंट का भी कितना ऑपरेशन हुआ, एक ऑपरेशन। तो कैन आई से टोटल कितने हुए,
5 ऑपरेशंस हुए, तो जो मेरा वर्स्ट केस क्या हुआ विच इज़ दी 5 एंड यही अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट वुड बी द एवरेज केस। एवरेज केस ऐसा हो सकता है, सिंपल कह सकते हो कि जितना भी बेस्ट केस हुआ प्लस जितना भी वर्स्ट केस हुआ डिवाइड बाय 2, ये आप करोगे तो आपका बेसिकली एवरेज केस मिल जाएगा। हाँ भाई, उसके बीच का मीडियन बेसिकली क्या है वो आपको मिल जाएगा। तो खैर ये तो आपका ये एक सिंपल मैंने आइडिया दे दिया कि ये होता क्या है, वर्स्ट केस क्या होता है, बट वही अभी तक आपको वो नहीं पता चला कि क्यों हमेशा वर्स्ट केस करे। बहुत ही सिंपल सा है। नाउ आप एक बैकएंड डेवलपर हो, आपने एक वेबसाइट बनाई विच इज़ वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा। अगर वेबसाइट बनाओगे कभी मेरे को शेयर करना तो मैं रेज्यूमे में भी आपका आगे सेंड कर दूँगा। तो अभी ईमेल पे डालने मत शुरू हो जाना कि भाई सही ये मेरा रेज्यूमे है, आपने बोला था। तो आपने एक वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ एक ही बार, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनानी है, अगर मैं ऑप्शन देता हूँ आपको कि तू 100 यूज़र्स के लिए बना या 10 लाख यूज़र्स के लिए बना, तो क्या आपके दिमाग में पहला रहेगा? 100 यूज़र्स के लिए बनाओगे या 10 लाख? क्या सर्वर क्या जो कोई भी कोडिंग है एफिशिएंट रखोगे या नहीं रखोगे? आपके दिमाग में तो ये आएगा ना, हाँ भाई बना रहा हूँ तो एकदम सबसे पहले एफिशिएंट ही बनाऊँ। क्यों ऐसा कुछ वेबसाइट बनाओ ना जो लाख लोग 10 लाख लोग 10 लाख यूज़र्स उसको हैंडल कर सके, सर्वर क्रैश ना हो। तो आपने क्या किया, वर्स्ट केस सोचा ना कि हाँ भाई सबसे गंदा चीज़ क्या हो सकता है भाई, अगर मेरे वेबसाइट पे 10 लाख 20 लाख 30 लाख यूज़र्स हैं, मैं उसके लिए रेडी रहूँ। तो वो आपका होता है वर्स्ट केस। इसलिए आप वो सोचते हो कि हाँ भाई मैं वर्स्ट केस अगर मैं कह रहा हूँ, हाँ भाई सबसे गंदे केस में मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली योर कोड इज़ एफिशिएंट। क्योंकि सबसे गंदे केस में अगर आपका कोड कर पा रहा है तो या योर कोड इज़ एक्चुअली एफिशिएंट। तो इसलिए वी डू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑलवेज द वर्स्ट केस। तो अब चलते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट पे विच इज़ अवॉइड कांस्टेंट वैल्यूज़ एंड अवॉइड लोअर वैल्यूज़। अब इनका मतलब क्या है समझाता हूँ। और लेट्स सपोज आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ, कुछ भी रैंडम मैंने दिया है 8n6 + 3n² + 15, ऐसी मैं रैंडम कह रहा हूँ। एंड इसके अंदर आप बात करूँगी अवॉइड कॉन्स्टेंट वैल्यू। इस पूरे में कॉन्स्टेंट क्या है, 15 है जो कि चेंज नहीं हो रहा। आप इसको निकाल दो। पहली बात तो दिमाग में आएगा क्यों निकाले यार, ये तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों निकालने बैठे इसको। समझाता हूँ। ये n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स, एम आई करेक्ट। हाइपोथेटिकली मान के चलो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर n 10⁵ इनपुट दूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने जाएंगे मेरे को बता। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं बोलूँगा ओ 8 n⁻² नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10⁻² या इंटू 10⁻², ये 6 है और ये 5 है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। प्लस 3, n की वैल्यू क्या है 10, 2 और 5 कितना हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, प्लस 15 ये हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 10⁻10 कितना बड़ा नंबर होगा? मतलब एक 10 के पीछे कितने ज़ीरोस, उसके आगे अगर आपके पीछे 15 लगाओगे कुछ सेंस बनेगा? खुद बताओ। इतना बड़ा नंबर है, ऐसे ही मैंने बोल दिया, ऐसे ही इतना बड़ा नंबर है, उसमें अगर आप +15 लगाओ, +1 लगाओ, +100 लगाओ, कुछ फ़र्क पड़ेगा यार? नहीं पड़ेगा। सो उसको आप ना इग्नोर कर सकते हो। यस, तो इसको इग्नोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, हटा दो। तो ये होता है कि जब भी आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं आप उसको इग्नोर कर लो, क्योंकि आपका तो वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में सोचना है, बहुत ही बड़े इनपुट के लिए आप सोचोगे, हमें करेक्ट, और बहुत ही बड़े इनपुट के लिए सोचोगे तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, इनको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है कि अवॉइड लोअर वैल्यूज़ या लोअर बाउंड्स कह लो, यहाँ पे वैल्यूज़ कह लो या बाउंड्स कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसमें क्या है देखो, 10⁻30 है, कितने ज़ीरो मेरे को नहीं पता भाई, बहुत सारे ज़ीरो, बहुत सारे, मैं थक गया इतना लिखते लिखते। एंड उसके आगे प्लस करके आप सिर्फ इतना वाला 10 ज़ीरो लगाओगे, बस इतना। फ़र्क पड़ेगा? खुद बताओ, है कुछ? ये कोई सेंस बनता है इतने बड़े नंबर में ऐड करने के लिए? नहीं। तो कहना इससे ये मेरा लोअर बाउंड है या लोअर वैल्यू है, ये भी कुछ सेंस नहीं बनता, कुछ नेग्लिजिबल है। कैन आई से दिस? यस, आई कैन से दिस। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। और अगर इसको भी मैं इग्नोर करूँगा तो कहना ही से जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाएगा 8 × 10⁻30। एंड अब इसमें वापस बात करता हूँ, मेरे को तो सिर्फ रेट बताना है ना, रेट। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं बोलता हूँ 3n बोलता हूँ, मतलब इसका ग्राफ एक लीनियर ग्राफ बनेगा, एम आई करेक्ट? और अगर मैं सिर्फ n देता हूँ, n का भी क्या बनेगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा। मेरे को तो सिर्फ रेट बताना है ना, तो मेरे को रेट बता कितना रेट लगेगा। तो कहना ही से 8 × 10⁻30 या बेसिकली क्या सेम हुआ, विच इज़ 8
n⁻⁶, जो भी ये बेसिकली एंड में यही आ गया मेरे पास 8n⁶, इसको हटा के इसको हटा के 8n⁶ ही बचा है। इसमें कांस्टेंट क्या है? 8 है। कहने से दिस मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है और मेरे को तो सिर्फ रेट बताना होता है, तो कहने से इसमें से मैं 8 को भी इग्नोर कर सकता हूँ। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, विच इज़ ओनली n⁻⁶, नथिंग एल्स। मेरे को सिर्फ बताना है कि भाई तेरा रेट क्या है, मेरे को एग्जैक्ट ऑपरेशन से नहीं बताने। एग्जैक्ट ऑपरेशन तो ये थे, आई एम करेक्ट? अगर n की वैल्यू में 5 डालूँ या तो मेरे को एग्जैक्ट ऑपरेशन बता के देगा, बट ये क्या है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे को बता के देगा। तो कभी भी आपको मैंने क्या बोला था, काउंट नहीं करना है एग्जैक्ट, उसको इंटरव्यू को आजू बाजू बताना है, हाँ भाई ये तेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो दिस इज नोन एज अवॉइड कॉन्स्टेंट वैल्यूज एंड अवॉइड लोअर वैल्यूज। देन चलते जब मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड हमेशा हम बिग ओ कहते हैं। एंड वी नो कि बिग ओ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वर्स्ट केस। ये मैंने बता दिया, हमेशा वर्स्ट केस का हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली डेट इज़ नोन एज बिग ओ नोटेशन, या इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस। सो अगर ये वर्स्ट केस है तो व्हाट डू यू गाइस थिंक बेस्ट केस क्या होगा? ऑब्वियसली ओमेगा। तो कहने से दिस इज़ माई बेस्ट केस, एंड इनके जो बीच में आता है विच इज़ वर्स्ट केस प्लस बेस्ट केस डिवाइड बाय 2 विच इज़ अगेन थीटा। तो थीटा को हम कह सकते हैं विच इज़ इन एवरेज केस। अब बात आती है कि किस में कैलकुलेट करें, बिग ओ में करे, थीटा में करे, ओमेगा में करे। इंटरव्यूअर आपको हमेशा बिग ओ के लिए पूछेगा। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका कोड एफिशिएंट बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, इन केस ऑफ वर्स्ट केस मैंने इतना ज़्यादा इनपुट दे दिया तभी भी आपका कोड एकदम एफिशिएंट वर्क कर रहा है, सो येस आपका कोड ऑब्वियसली एवरेज और बेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। सो इंटरव्यूअर विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन बिग ओ नोटेशन एंड वर्स्ट केस। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, थीटा एंड ओमेगा वो कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा इंटरव्यूअर। आपका जितने भी में हम क्वेश्चंस करेंगे 300 200 400 जितने भी हम करेंगे उसमें हमेशा हम बिग ओ निकालेंगे। सो ऑल्सो ये जो वर्स्ट केस है इट इज़ ऑल्सो नोन एज, मैं बता देता हूँ, एक इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड, इसको हम यूजुअली अपर बाउंड भी कहते हैं। एंड जो बेस्ट केस है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड, इसको आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका हो गया एवरेज केस हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट थीटा एंड ओमेगा ये आपके कॉलेज में आएंगे, ये कॉलेज में पढ़ाया जाता है। एंड कॉलेज में अगर ध्यान दोगे तो ये पढ़ लेना, मैं ये नहीं पढ़ाने वाला एंड ये कई पूरे कोर्स में ये कुछ काम भी नहीं आने वाला। सो ये आपका था, आई गेस ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, समझ में आ चुके हैं। एंड विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, थोड़े 2 एग्जांपल करते हैं एंड 2 एग्जांपल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहला एग्जांपल करते हैं एंड एक बहुत ही बेसिक सा मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है एंड लेट्स स्टार्ट। अगर कोई बोलता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को बताओ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ध्यान से देखना। सो क्या हो क्या रहा है, पहली बात तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक जा रहा है, मतलब 1 से लेके n तक जा रहा है बेसिकली, आई एम करेक्ट? क्योंकि n+1 लिखा है, n+1 एक्सक्लूड होगा तो 1 to n तक जाएगा। एंड हर एक आई में जे भी क्या जा रहा है, 1 से लेके n+1 तक जा रहा है, मतलब 1 से लेके n तक जा रहा है जे भी, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है, मतलब प्रिंट हो सकता है, एक इफ एल्स हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, उसको यूजुअली मैं इग्नोर करूँगा। क्यों इग्नोर करूँगा? मैंने बोला था ना लोअर बाउंड्स, कि अगर भाई 3 प्रिंट लिखे हो, इसका मतलब 3 ऑपरेशन, वो इग्नोर कर सकते हैं हम। हमें मेन चेक करना है कि ये टोटल कितनी बार रन हो रहा है, कितनी बार रन हो रहा है, हमें वो बताना है। तो ठीक है, ये अगर मैंने बनाया विच इज़ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। कैसे कैलकुलेट करें, 2 फॉर लूप है, कैसे कैलकुलेट करें? तो हाइपोथेटिकली मान के चलो आई से स्टार्ट करता हूँ। जब आई की वैल्यू, ये मैंने आई ले लिया, ये मैंने जे ले लिया, मैं बोलूँगा अगर आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1, जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, कहने से। तो भाई जो जे है वो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कोड है वो इतनी बार रन हुआ होगा जब आई की वैल्यू 1 होगी तब। नेक्स्ट, आई की वैल्यू अगर 2 हो जाए, जे वापस, आई की वैल्यू 2, जे वापस कितनी बार रन हो रहा है, वापस 1 से लेके n तक रन हो रहा है, तो कहना ही से 1 2 3 4 n बार। तो कितनी बार, ये कितनी बार रन हुआ, n बार, ये कितनी बार रन हुआ, n बार। नेक्स्ट 3, मैं चेक करता हूँ आई की वैल्यू 3, जे कितनी बार रन हो रहा है, वापस पूरा 1 2 3 4 n बार रन हो रहा है। तो ऐसे करते 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 इफ़ आई टेल यू आई की वैल्यू n हो जाए, तो जब आई की वैल्यू एकदम आखिरी n पे हो जाएगी, जे भी कितनी रन करेगा, n बार ही रन करेगा, 1 2 3 4 n बार, कहने से। तो इफ़ आई टेल यू, मेरे को बता टोटल ऑपरेशंस कितने हुए, कितनी बार ये ऐसे, कितनी बार ये ऑपरेशन, कितनी बार ऐसा रन हुआ है, कहना इसे n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस, कह सकता हूँ n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, चलता रहेगा। अगर सिर्फ 3 बार रन होता, मान के चलो सिर्फ 3, मतलब इतना, तो कितनी बार रन हुआ,
n+n+n कितना हो गया 3n। पर अगर ये पूरा n बार रन हुआ तो कहना ही से टोटल कितना हुआ n/n, एंड n/n अगर टोटल ऑपरेशंस हुए तो कहना ही से माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ नथिंग O(n²). दिस इज़ माई एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड आप बोलोगे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें आपने जो छोटे छोटे केस है वो तो गिना ही नहीं। कौन सा? आई की वैल्यू 1 असाइन होना, आई की वैल्यू अपने आप प्लस जो +=1 हो रहा है, वो छोटे छोटे ऑपरेशन क्यों नहीं गिनाए? उसको हम यूजुअली नहीं गिनाते। मैंने क्या बोला था, आपको मेन फोकस रखना है कि वो लोअर बाउंड वो सब इग्नोर करो, हमको बस लगभग बताना है हाँ भाई O(n²) जितना ऑपरेशंस होंगे वो मेरे को बताना है। सो दिस इज़ समथिंग आपने एग्जाम्पल 1 का देखा, एंड आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इससे मैंने O(n²) निकाला है। एंड लेट्स सी एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, मतलब बेसिकली 1 से लेके n तक जाएगा। एंड जो j वाला लूप है, j जा रहा है 1 से लेके i तक जा रहा है, याद रखना 1 से लेके i तक जा रहा है, एक चीज़ याद रखना ये चीज़। एंड अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा है, तो लेट्स सी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी बार क्या होगी वो देखते हैं। सो चेक करते हैं हमारा जो ये कोड है बेसिकली कितनी बार रन हो रहा है। तो देखते हैं i की वैल्यू अगर 1 है, j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके i+1, 1+1 कितना होता है 2, 1, 2 तो एक्सक्लूड होगा, तो कितनी बार रन होगा, एक ही बार रन होगा, कहना इसे। नेक्स्ट i की वैल्यू 2 है, j कितनी बार रन होगा, 2 बार, यहाँ पे 1 बार रन हुआ, यहाँ पे 2 बार रन हुआ। नेक्स्ट i की वैल्यू अगर 3 है, 3 मतलब 1 से लेके 3 तक जाएगा, 1 से लेके 3+1 मतलब 1 से लेके 4, 4 एक्सक्लूड होता है तो मतलब 1, 2, 3 मतलब 3 बार रन होगा, कहना इसे 3 बार रन हुआ। i की वैल्यू 4 4 बार रन हुआ, i की वैल्यू 5 बार रन हुआ। अब खुद मेरे को बताओ अगर i की वैल्यू n हो जाए कितनी बार रन होगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n टाइम्स, ये कितनी बार रन होगा, n बार रन होगा। तो ठीक है n बार तो रन हो गया। सो इफ़ आई टेल यू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, पिछले वाले केस में आपने क्या किया था, सबको प्लस किया था n+n+n+n+n, अगर ये टोटल n बार जा रहा है तो कितना हो जाएगा n/n, आई एम करेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी क्या करूँ, प्लस करते चेक करते कितना होगा, 1 +2 +3 +4 +5 +n, एंड यू नो 1 +2 +3 +4 अप टू +n, n नेचुरल नंबर्स का जो सम करना है उसका क्या आउटपुट होता है, विच इज़ n/n+1 डिवाइड बाई 2। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये एक फॉर्मूला जो डिराइव होता है, एंड ये फॉर्मूले से आप क्या करोगे, आप चेक कर सकते हो कि कितना टोटल बार रन हुआ है। परफेक्ट, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मेरी प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ भाई, इस जो कोड है इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n/n+1 डिवाइड बाई 2। बट बात आती है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यस कर सकते हैं। कैसे, इफ़ आई टेल यू n/n डिवाइड बाई 2, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, n/n डिवाइड बाई 2, इसको और क्या कर सकते हैं, कहने से इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू n/2 प्लस n², सॉरी ये नहीं लिखूँगा, मैं पहले ऊपर कर देता हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू n² प्लस n डिवाइड बाई 2, हमें करेक्ट, यस। और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, n² डिवाइड बाई 2 प्लस n/2, हमें करेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, ये n² है, अब मान के चलो n की वैल्यू 10⁻10 है, ओके 10⁻10 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा, और ये क्या होगा 10⁻10। अब मैंने क्या बोला था, लोअर बाउंड को इग्नोर करो, कहना ही से 10⁻20, एक के पीछे 20 ज़ीरो है, 20 ज़ीरो, और उसके पीछे वापस ये 10 ज़ीरो वाला लग गया, बस 10 ज़ीरो, छोटा सा 10 ज़ीरो लग गया, कोई सेंस बनेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो कहने से इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया। मेरे को एकदम प्रिसाइज नहीं बताना, प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अगर आप ये भी इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलोगे डेट इज़ टोटली ओके, क्योंकि इतनी बार ही रन हो रहा है, डेट इज़ ओके, इंटरव्यूअर बोलेगा खुश हो जाएगा। बल्कि अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आप इंटरव्यूअर को बोलोगे कि सर मैंने क्या किया, उसको n² प्लस n डिवाइड बाई 2 किया, फिर n² डिवाइड बाई 2 किया प्लस n/2 किया, फिर मैंने जो लोअर बाउंड है उसको मैंने निकाल दिया, एंड n² डिवाइड बाई 2 इज़ एक्चुअली हाफ इंटू n², मतलब हाफ ही हुआ ना उसका स्क्वायर। एंड इसमें कांस्टेंट क्या है, कहना से हाफ या 1/2, इट इज़ अ कांस्टेंट, हटाओ इसको, हटाओ, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एक्चुअली सिमिलर टू n²।
जो कि पिछले वाला था। एम आई करेक्ट? आप बोलोगे हाँ यार पिछले वाले में भी एन स्क्वायर था, इसमें भी एन स्क्वायर है। कैसे? मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंपल, और कुछ नहीं। मैंने उसको बताया कि हाँ भाई इतना आपका लगभग लगभग इतना लगेगा। प्रिसाइज की अगर आप बात करो तो प्रिसाइज ही है। सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। एंड प्लीज़ याद रखना ये हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको 2 क्वेश्चन में एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे आगे क्वेश्चंस करेंगे, पता नहीं 50, 100, 200, 300, 400 क्वेश्चन करेंगे। सब में अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल देंगे आपके खुद के दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो आई होप दिस इज एक्चुअली क्लियर विद यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सो ऑब्वियसली जो भी आप कुछ कोड लिखते हो, अगर उसका कोई मतलब कुछ स्पेस अगर वो ले रहा है, बेसिकली क्या ले रहा है, मेमोरी कोई स्पेस ले रहा है, सो डेट इज़ नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात आती है कि ठीक है मेमोरी कुछ लेगा, कैसे लेगा वो मैं समझाऊंगा। सो दिस इज नोन एज एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इफ़ यू आर आस्किंग मी कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ओ नोटेशन करते थे, इसमें भी क्या है, बिग ओ नोटेशन ही है, बिग ओ नोटेशन। तो डेट इज़ ऑल्सो नोन एज मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ठीक है, मेमोरी स्पेस को हम कह सकते हैं, जो आपकी कोड जितनी मेमोरी ले रही है उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। बट व्हाट इज़ एक्चुअली दिस? इट इज़ एक्चुअली सिमिलर टू ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस। इसका ये मतलब हुआ। अब वी आर टॉकिंग मी कि व्हाट इज एक्चुअली ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस इज समथिंग द एक्स्ट्रा स्पेस या द स्पेस, द एक्स्ट्रा स्पेस या जो भी आप कह लो, द स्पेस यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ इसका कि लेट सपोज आपको कुछ क्वेश्चन मिला है कि रिमूव डुप्लीकेट्स या कोई चीज़ को काउंट करो कितनी बार आ रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? डिक्शनरी यूज़ करोगे। एम ए करेक्ट? तो आपने वो जो डिक्शनरी यूज़ किया, आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया ना कुछ, तो डेट इज़ नोन एज द ऑक्सिलरी स्पेस, जो आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया, क्योंकि द एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड बाय यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने जो आपने स्पेस लिया उसको ऑक्सिलरी स्पेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इनपुट स्पेस, अभी जो आपको इनपुट मिलेगा वो भी तो थोड़ा कुछ मेमोरी लेगा ना। सो बेसिकली इट इज़ नोन एज द स्पेस used to store the input. This is known as the input space. ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एंड इफ़ यू टेलिंग मी कि इसका थोड़ा एक एग्जांपल दे दो ना यार, एग्जांपल कैसे लिखे समझा दो ज़रा। बहुत ही सिंपल सा है। एक मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि 2 नंबर्स है या 3 नंबर्स है, आप क्या करो 3 नंबर्स का मेरे को एडिशन कर दो। तो ठीक है, मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 10 है, z इक्वल टू 15 है। मेरे को बताओ ये 3 नंबर्स का एडिशन क्या है। तो आपने क्या लिया, एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, टोटल नाम का वेरिएबल आपने क्या लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, एंड आपने क्या कर दिया, विच इज़ प्रिंट कर दिया टोटल, विच इज़ ऑल ओके, कुछ नहीं आप कर सकते हो। इस कोड के अंदर ऑक्सिलरी और इनपुट स्पेस क्या है, ये जो 3 चीज़ें आपको मिल रही थी ये इनपुट है, तो ये क्या हुआ आपका, ये 3 चीज़ें आपकी हुई इनपुट स्पेस, IS लिख दिया। ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, आपने ऐसा कौन सा इनके अलावा एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कौन सा लिया, टोटल लिया। तो टोटल इज़ नोन एज दी ऑक्सिलरी स्पेस। एंड ये जो इनपुट स्पेस है ये 3 चीज़ें, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बोलोगे ठीक है, मैं मेरे दिमाग में ये चीज़ आया है, इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। आपसे मेरे को x दे दो, मतलब मेरी x नहीं, मेरे को 10 दे दो और z दे दो 15 दे दो। मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ टोटल वेरिएबल मैं सब कुछ x में स्टोर कर दूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड में स्टोर कर दूंगा, प्रिंट x कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू डोंट डू दिस, नहीं करना होता। ये क्यों नहीं करना होता, याद रखना, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपको एज अ इनपुट मिला है। अब इनपुट तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है यूज़र का क्रेडेंशियल्स हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको इनपुट में ही अगर आप चेंजेस कर रहे हो, मतलब इसके अंदर ही चेंज कर दिया, इसके अंदर ही चेंज कर दिया, इसके अंदर ही चेंज कर दिया, इंटरव्यूअर विल नॉट बी हैप्पी। वो बोलेगा जो आपको इनपुट मिल रहा है, यू डू नॉट चेंज दिस। सो एक और रूल याद रखना कि डू नॉट change the input unless asked, क्योंकि आप इसके अंदर बोलोगे कि ऑक्सिलरी स्पेस, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, मैंने इनपुट स्पेस के अंदर ही चेंज कर दिया। ये मत करना, आपको इंटरव्यूअर बोलेगा मत करो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करो, एक नया वेरिएबल बना दो टोटल करके, तो उससे आप ये चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप
ये भी आपको क्लियर होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, कैसे निकालते हैं, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली, मतलब एक और ऐसे एग्जांपल देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन का अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिला है, दैट इज़ टोटली ओके। कुछ इनपुट मिला है, मेरे को नहीं पता क्या मिला है, कुछ इनपुट मिला है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना एक एरे यूज़ कर रहे हो, ओके। एंड एरे या बेसिकली लिस्ट यूज़ कर रहे हो। एंड एक और चीज़ याद रखना, ये मैं पूरे कोर्स में कभी कभार एरे बोलूँगा, कभी कभार लिस्ट बोलूँगा। एरे मतलब मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पाइथन में करूँगा, एक चीज़ याद रखना। तो एरे इज़ और लिस्ट मैं बोलूँगा। एंड लेट्स सपोज अगर आप लिस्ट ले रहे हो, एंड कुछ भी हो सकता है ना, वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ये कितना ले, एन इनपुट ले, एन साइज हो जाए इसकी, हो सकता है ना। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, विच इज़ ओ ऑफ एन। तो आई कैन से जो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, डेट इज़ ओ ऑफ एन। सो ये मैंने थोड़ा बताया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, कभी इनपुट को चेंज नहीं करते, एंड क्या ऑक्सिलरी स्पेस एंड क्या मेमोरी स्पेस, मतलब इनपुट स्पेस और ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस।